नहीं, सत्येंद्र चौहान अमर रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जिंदाबाद। आज पछवादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन सम्मानित उर्मिला शर्मा जी, हमारे साथ देहरादून से विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित, और सबसे पहले इस राज्य आंदोलन में भूख हड़ताल शुरू करने वाली मातृशक्ति की प्रतीक महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा सम्मानित ताई सुशीला बलोनी जी, हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ कर्मचारी नेता और गढ़वाल सभा के सम्मानित अध्यक्ष रावत साहब, हमारे बीच में आंदोलनकारी मंच के हमारे बहुत ही वरिष्ठ सलाहकार प्रेरणादायक भाई उमी उनियाल जी, और मंच में उपस्थित हमारे बड़े भाई और आंदोलन में बार बार जिनकी डांट खाकर हमने संगठन को चलाना सिखाया भाई देव बहुगुणा जी, नरेश बहुगुणा जी, हमारे बीच में जगदीश चौहान साहब, और इस राज्य आंदोलनकारी मंच की रीढ़ भाई प्रदीप कुकरेती जी, रामलाल खंडूरी जी, नरेश बहुगुणा जी, तमाम साथी हमारे बीच में हैं, मिश्रा साहब हैं, पटवाल साहब हैं, और हमारी मातृशक्ति। मैं केवल आप लोगों से अभी 15 मिनट और चाहूंगा। अच्छा, केवल 15 मिनट मैं ही नहीं बोलूंगा, सब लोग 15 मिनट में समाप्त कर देंगे, इसलिए आप घबराए नहीं। मैं केवल 5 मिनट आपके चाह रहा हूं और 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बहुत अहम बिंदु है। आज ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम लोग पछवादून में उन राज्य आंदोलनकारी और खासकर उन महिलाओं का और महिला शक्ति का सम्मान करने हम आए थे, लेकिन मेरी ये नाराजगी भी रही और आगे से मेरा ये निवेदन रहेगा उर्मिला शर्मा जी से, कांडपाल जी से, कि जो ये आंदोलनकारियों में आपस की दूरी है, मंच वाला और ये बैठने वाला, ये हमने कभी नहीं किया आज तक 22 सालों में, और ये आगे इस तरह की कोई भी कोशिश ना करी जाए तो मुझे लगता है हम लोग, क्योंकि हमारी जो अंतिम में मातृशक्ति बैठी वहां पे पीछे नीचे दरी में, वो और हमारी ताई, वो एक समान राज्य आंदोलनकारी, ऐसा हमारा मानना है, और उसी सम्मान को लेकर हम लड़ रहे हैं। तो आगे से हम जब भी बैठेंगे, चाहे दरी में बैठे, एक साथ बैठेंगे, तो निश्चित तौर से हम लोगों में कोई दूरी का एहसास नहीं होगा। ये मेरा पहला निवेदन हमारे आयोजनकर्ता से है, और हम लोग इसी भावना के तहत काम कर रहे हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा जो बार बार आ रहा है चिन्हीकरण का, मैं ये जानना चाहता हूं, हमारी जितनी भी यहां मातृशक्ति बैठी है, जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की है, कितने लोग ऐसे हैं जो चिन्हित नहीं हुए आज तक? जितने चिन्हित नहीं हुए कितने लोग हैं? तो इसका मतलब काफी कम लोग चिन्हित नहीं हुए हैं, और जो चिन्हित हो गए हो कितने हैं? चिन्हित कौन कौन हो रखे हैं? तो मुझे लगता है कि संख्या जो चिन्हित हो रखे हैं और जो नहीं हो रखे हैं वो दोनों बराबर है। मातृशक्ति से मेरा एक निवेदन है, 2002 में जब ये राज्य आंदोलनकारी मंच का गठन हुआ था, हमने जब इस लड़ाई को लड़ा था, तो साथियों उस समय हमारे पास एक बिंदु था कि जो हमारे राज्य के नौजवान रोजगार नहीं पा रहे हैं, उनको रोजगार कैसे दिलाना है। और ये मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं आप लोगों को, किसी भी राज्य आंदोलनकारी और राज्य आंदोलनकारी संगठन की कभी भी यह मांग नहीं रही किसी सरकार से कि हमें आप नौकरी दो, हमें आप पेंशन दो, हमें आप कोई प्रमाण पत्र दो, ये कभी हमारी मांग नहीं रही। ये मैं बहुत स्पष्ट करता हूं। ये केवल सरकारों के घोषणा पत्रों में लिखा गया था। 2002 में जब कांग्रेस की सत्ता आई तो उनके घोषणा पत्र में 20 बिंदु थे राज्य आंदोलनकारियों के। उसमें लिखा था उन्होंने कि हम राज्य आंदोलनकारी जो 10 दिन से ज्यादा जेल गए, घायल हुए हैं, उनको हम सीधी नौकरी देंगे, उनको पेंशन देंगे, जो कम दिन में है उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे। ये उनके घोषणा पत्रों में रहा है। बस में फ्री सुविधा देंगे, ये तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में रहा है। तो कोई इस गफलत में, कई बार हमारे कुछ लोग टॉन्टिंग की वजह से हम लोगों को इस तरह की बातें सुनाने का प्रयास भी करते हैं कि यार तुमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, तुम अपने लिए क्यों मांग रहे हो? अपने लिए हमने कभी नहीं मांगा।
ये सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में जब इस बात का जिक्र किया, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने और 2007 में भाजपा की पार्टी ने, उनके भाजपा के घोषणा पत्र में 10 बिंदु थे, उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी थी, राज्य आंदोलनकारियों को हम पेंशन देंगे। तो जब राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने की, नौकरी देने की बात राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में होती है, तो ये आरोप आक्षेप कभी भी राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर नहीं लगना चाहिए कि हमने कभी अपने लिए कोई सुविधा मांगी है। लेकिन अगर कभी राजनीतिक पार्टियों ने, सरकारों ने यह सुविधा हमें देने का वचन दिया है, तो हम केवल उनको उनका वचन याद दिलाते हैं कि आपने घोषणा पत्र में ये बात कही है, आप इस वचन को पूरा करें, जैसे और मुद्दों को लेकर हम करते हैं। और उसी के लिए हम आज उसी नीति के तहत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने यह प्रतिज्ञा ले रखी है 2002 से, जब तक हमारा अंतिम साथी, जिसने जायज तरीके से इस राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, अंतिम साथी जब तक चिन्हित नहीं हो जाएगा, हम ये लड़ाई को बदस्तूर जारी रखेंगे। ये हमने पहले घोषणा कर रखी है। इसलिए किसी को निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, सजग रहने की जरूरत नहीं है। सजग इसलिए रहना होगा आपको। अभी भाई देव भगवानंद जी ने एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कही। उन्होंने कहा, कई राज्य आंदोलनकारियों का नाम लिया कि वो आज तक चिन्हित नहीं हुए, लेकिन कई ऐसे लोगों का नाम भी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग चिन्हित हो गए जिन्होंने राज्य आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की। किस लिए हुआ ये? क्योंकि आप लोग सजग नहीं रहे। यहां पे अगर आप लोग सजग रहते तो निश्चित तौर से एक भी गलत आदमी चिन्हित नहीं होता। और राज्य आंदोलनकारी मंच ने तो ऐसी पारदर्शिता करी थी, कोई भी राज्य आंदोलनकारी उस समय डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, तहसील में अगर कोई अपनी एप्लीकेशन देता था, स्वयं देता था, तो उस एप्लीकेशन को एसडीएम भी और डीएम भी प्रमाणित करके, उसकी जांच करके उसको चिन्हित करने का काम करते थे। ये हमने काम किया। लेकिन 2008-9 के बाद कुछ जो ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है कुछ जगह, ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है कि लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारा चिन्हित करा दूंगा, मैं तुम्हारा चिन्हित करा दूंगा, इस ठेकेदारी प्रथा ने इस चिन्हीकरण में विराम लगाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों को सजग होने की जरूरत है। अगर आप लोग सजग रहेंगे तो निश्चित तौर से हर जायज आंदोलनकारी माता बहनों, उनका चिन्हीकरण होगा और गलत आदमी का चिन्हितकरण नहीं होगा। ये हम आश्वासन आप लोगों को देना चाहते हैं। जो प्रमुख चीज मैं आज बोलने आया था आप लोगों के बीच में, तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं, आज आप अपनी शक्ति को शायद भूल गए हैं। देहरादून में तो एक राज्य आंदोलनकारी अगर विधानसभा में या सचिवालय में कोई माता जाती है, वहां पे बोलती है, लड़ती है कि मैं राज्य आंदोलनकारी है, तो उसको सुना जाता है। लेकिन शायद आप लोग अपनी शक्ति को भूल गए हैं। उस शक्ति को याद करो, आप उस जमाने को याद करो जब आपने इस राज्य आंदोलन के लिए यहां पे सड़कों में दो तरफा लड़ाई लड़ी है। बहुत सही कहा था कांडपाल जी ने, दो तरफा लड़ाई लड़ी है। एक तो पुलिस प्रशासन से लड़ाई लड़ी, एक मुलायम के गुंडों से भी लड़ाई लड़ी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। मुझे अच्छी तरह याद है, नरेश भावना जी यहां पे थे, यहां पे रथ यात्रा का आयोजन हुआ समाजवादी पार्टी का, उसका विरोध करने भी हम लोग देहरादून से आए थे। हमें लाठीचार्ज करके फिर वहां पे हमें कालसी थाने में भी रखा गया, शाम तक वहीं रहे। उस विरोध को आप लोग समझो कि आप कितनी शक्ति आप लोगों में थी, कैसा विरोध आप लोग करते थे। अगर आज आप उस विरोध को करना सीख जाएंगे तो ये जो एम्स में ऋषिकेश में 600 लोग राजस्थान के भर्ती हो रहे हैं, क्या एम्स ऋषिकेश हमारे उत्तराखंड में जो ये संस्थान खुला है इसलिए खुला है कि यहां पे बाहर का बेरोजगार आएगा या हमारा स्थानीय बेरोजगार आएगा? आप बताएं, किसको आना चाहिए यहां पे, किसको लगना चाहिए? आप लोगों के बेटों को लगना चाहिए, बेटियों को लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप लोग अपनी शक्ति को खो चुके हैं। आज एम्प्लॉयमेंट में हमारे एम्प्लॉयमेंट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब जो हमारा मूल निवासी है, जो हमारा स्थायी निवासी है, उसको यहां पे स्थानीय स्तर पे किसी भी सरकारी नौकरी पे बाध्यता नहीं है रोजगार की। कोई भी दिल्ली का, बॉम्बे का, हरियाणा का, पंजाब का यहां पे आके नौकरी पा सकता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग शिथिल पड़ गए, ढीले पड़ गए। तो ये तमाम लड़ाई कौन लड़ेगा? इन लड़ाई को भी तो हमें उठाना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। आज हम भू कानून की बात कर रहे हैं,
कर रहे ना कर रहे भू कानून की बात। आज आप यहां पे देख रहे हैं हरबटपुर में, विकास नगर में, डाकपत्र में जमीनों का क्या हिसाब हो गया आपके देखते देखते। क्यों हुआ है? क्योंकि बाहर के माफियाओं ने यहां की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। और अब 2018 से जो सरकार ने ये भू कानून में शिथिलता दी है, निश्चित तौर से पहाड़ में भी हमारी जो जमीनें थोड़ी बहुत नाली बची है, चाहे बंजर बची है, उन बंजर जमीनों को भी बाहर का आदमी खरीद लेगा, कब्जा कर लेगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति भी आने वाली है। कौन लड़ेगा उन चीजों के लिए? उनके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। जब आप लोग अपने को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं, जब आप लोग कह रहे हैं कि हम राज्य आंदोलन के सक्रिय लोग रहे हैं, तो आप लोगों को इस राज्य के उन चीजों के लिए भी, जिस राज्य की मूलभूत जो समस्या है, उनके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए लड़ना पड़ेगा, जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, तमाम चीजों के लिए भी आपको आगे आने पड़ेगा। और एक बहुत बातें जो बहुत उभर कर आ रही हैं, अभी कांटपाल जी ने, शायद बड़ोनी जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहाड़ में, पहाड़ से पहाड़ का आदमी तो नीचे आ रहा है, लेकिन बाहर का आदमी वहां बसता जा रहा है, उनकी जनसंख्या वहां बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए, हम लोगों ने लड़ने का मादा खो दिया। मैं कहता हूं, मैं तो उर्मिला शर्मा जी आपसे कह रहा हूं, कल ही आप यहां पे एसडीएम का घेराव कीजिए और ये बात कीजिए उनसे, तमाम जितनी माताएं बहन बैठे हैं, ये मांग कीजिए उनसे कि इस पूरे पछुआ दून में पुलिस का सत्यापन कराया जाए, कितने बाहर के लोग यहां फंसे हैं, उनको बाहर भगाने का काम करा जाए। ये काम करिए ना आप। कौन करेगा इन कामों को? इन कामों को भी हमें करना पड़ेगा। कोई बाहर से, कोई सरकार करेगी, कोई नेता करेगा, कोई विधायक करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। आपसे कोई मतलब नहीं है, इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। तो इन मुद्दों के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। इस राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस कदर तक हावी है, आप तहसील में जाएं, डीएम कार्यालय में जाएं, किसी भी जगह, या नौकरी पे जाएं, नौकरी की तो चलो बात ही छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार का यह आलम है, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। यहां पे बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं इस बातों को। तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन लड़ेगा? लोकायुक्त कानून को बनाने के लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोगों को लड़ने पड़ेगा। सरकारें नहीं लड़ेंगी, सरकारें नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सरकारों के नुमाइंदों को और यहाँ के नौकरशाह को केवल अपनी जेब भरनी है। ये तमाम मुद्दे हैं। अभी आपने देखा होगा 2000 में राज्य बना, एक पुनर्गठन हुआ, हमारी 70 सीटें बनी। 2005 में यहां पे फिर एक परिसीमन हुआ, हमारी पहाड़ की 10 विधान सीटें कम कर दी गई, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की 10 सीटें बढ़ाई गई। किसका नुकसान हुआ है? किसका नुकसान हुआ है? पहाड़ में हमारे अगर वो 10 विधायक रहते तो वो 10 विधायकों की विधायक निधि, वहां पे हमारे जिला निधि, तमाम हमारे विकास के वहां पे योजनाएं चल सकती थी, लेकिन अब नहीं होगा। और ऐसी स्थिति 2026 में आने वाली है, फिर परिसीमन होगा, फिर हमारी 10 सीटें पहाड़ की कम होगी, यहां पे मैदान की बढ़ेंगी, फिर नुकसान किसका होगा? पहाड़ का होगा। तो आने वाले समय में 2026 में आप देखेंगे कि आप लोग आज अगर गर्व से कहते हैं कि हमें पहाड़ी राज्य में है, तो फिर आने वाले 26 में आप लोग कहेंगे कि हम मैदानी राज्य में। ऐसी स्थिति आने वाली है, उसके लिए भी आप लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, उसके लिए भी आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। इस परिसीमन के खिलाफ आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर राज्य आंदोलनकारी, अगर आप लोग अपने को कहते हैं और आप कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारी हैं, वास्तविक रूप से इस राज्य के लिए लड़े हैं, तो अब आपको इस राज्य को बचाने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं आप यहां से आज जा रहा हूं कि आप तमाम माताओं बहनों का, भाइयों का सहयोग इस राज्य को बचाने के लिए हमें मिलेगा। निश्चित तौर से इस राज्य की लड़ाई को, अगर इस राज्य को बनाने के लिए हम लोग अपना कॉलर खड़ा करते हैं, तो हमें इस राज्य को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और उसमें तमाम साथियों को, महिलाओं को, माताओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इस आह्वान के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।